अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम मलिक शिराजी है। मैं ईरान का जाना पहचाना राइटर हूँ। मेरी शोहरत का ये आलम है कि मेरी लिखी हुई कोई भी किताब जो लाखों की संख्या में छपती है, बुक स्टॉलों पर पहुँचते ही हाथों हाथ बिक जाती है, जिसके फ़ौरन बाद दूसरे तीसरे एडिशंस का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसलिए मेरी किसी भी कहानी को हासिल करने के लिए पब्लिशरों के न सिर्फ फरमाइशी ख़तों की भरमार रहती है, बल्कि अक्सर वो मेरे घर का चक्कर भी लगाया करते हैं। मेरी इस कामयाबी में मेरी रिसर्च का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मेरी कोई भी कहानी किसी गहरी रिसर्च के बुनियाद पर ही शुरू होकर अपने अंजाम तक पहुंचती है। इसीलिए रिसर्च के सिलसिले में मैं अक्सर बाहरी मुल्कों के दौरे भी करता रहता हूँ। इस वक्त भी लीबिया का 1 महीने का दौरा करने के बाद हम लीबिया के एक पहाड़ी गांव कोतारा के करीब ठहरे हुए थे। 1 महीने के दौरे के दौरान मैंने जो बात ख़ास तौर से नोट की वो ये थी कि इस मुल्क के लोग बहुत ही सच्चे और मेहमान नवाज साबित हुए थे, जिन्होंने हर जगह पर हमारा भरपूर साथ दिया था। कोतारा 500-600 मेहनती किसानों की बस्ती थी, जिसके घर कच्ची मिट्टी के और घरों की छतें घास फूस की थीं। इसके दक्षिण में खेत थे। उत्तर की तरफ एक बहुत बड़ा पहाड़ी सिलसिला फैला हुआ था और पश्चिम में 1 फरलांग के फासले पर एक टेंट का हमारा छोटा सा कैंप था, जिससे 3-4 फरलांग के फासले पर एक बहुत ही घना जंगल था। एक दिन पहले जबकि हम यहाँ आए हुए थे, गांव के सरदार खालिक जोमू ने हमें रात के वक्त उस जंगल की तरफ ना जाने के लिए ख़ास तौर पर मना किया था, जो कि हमारे ख्याल में जंगली जानवरों की वजह से मना किया गया था। महीने की आखिरी रात के 12 बज चुके थे। तेज़ गर्मी की वजह से नींदें हमारी आँखों से कोसों दूर थीं। मैं और मेरे तीनों ईरानी दोस्त अब्बास, गुलाम रज़ा और जुनैद टेंट के सामने फोल्डिंग पलंग पर लेटे हुए अगले दिन अपने ईरान जाने के बारे में बातें कर रहे थे। हमारे तीनों लीबियाई मज़दूर घास के मोटे फर्श पर शाम से पहले ही जंगली भैंसों की तरह लोट पोट रहे थे। हर तरफ अंधेरे का राज था, जिसे हमारे करीब ही लगाई गई बांस की टी से लटकता हुआ पेट्रोमैक्स लैंप किसी बला की इकलौती आँख की तरह घूर रहा था। कभी कभी पहाड़ की दामन की तरफ से उभरने वाली किसी जंगली जानवर की आवाज़ रात के सन्नाटे को तोड़कर कुछ देर के बाद उसी सन्नाटे का हिस्सा बन जाती, या कभी कभी कोई सांप रोशनी में आने के फौरन बाद ही रोशनी से डरकर जल्दी से अंधेरे में रेंग जाता। मलिक, उधर देखो, अब्बास ने संभल कर बैठते हुए जंगल की तरफ इशारा किया, जहाँ थोड़ी थोड़ी देर के बाद बारूदी अनार जैसी कोई चीज़ जल रही थी। हमारी हैरत और दिलचस्पी भरी नज़रें जंगल की तरफ जमकर रह गईं। इस रोशनी के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? गुलाम रज़ा ने हैरत से पूछा। खुदा जाने क्या भला है, पॉसिबल है शैतानी आत्माएं हों, क्योंकि ऐसी जगहों पर खब्बीस आत्माओं का ही डेरा हो सकता है। जुनैद जंगल की तरफ घूरते हुए बोला। मेरे ख्याल में इसे चल कर देखना चाहिए, मैंने कहा। लेकिन मेरी बात का विरोध करते हुए अब्बास फ़ौरन ही बोला, पागलों जैसी बातें मत करो। ज़रूर कोई ख़ास वजह होगी जो सरदार खालिक जोमू ने हमें रात के वक्त उस तरफ जाने से मना किया है। वैसे भूतिया ना भी सही, हमारे लिए ये एक अजनबी जगह ज़रूर है, इसलिए हमें इस बारे में ख़ास तौर से सावधान रहना चाहिए। लेकिन मैंने जल्द ही उसे मना लिया। जंगल की तरफ जाने से पहले हमने ड्रेस चेंज करने के बाद टॉर्च और रिवॉल्वर ले ली। फिर तीनों मज़दूरों को जगाने के बाद हम उन्हें कैंप की निगरानी पर लगा करके जंगल की तरफ रवाना हो गए। जल्द ही झाड़ियों का सिलसिला शुरू हो गया, जहाँ हर तरफ सांप रेंगते फिर रहे थे। वैसे टॉर्च की रोशनी को देखकर वो फ़ौरन ही किसी झाड़ी में घुस जाते थे, लेकिन फिर भी
उनके किसी अचानक हमले से खुद को सुरक्षित रखने के लिए एक पेड़ से सूखी और मजबूत डाल तोड़कर हमने डंडे के तौर पर हाथ में ले ली। वैसे हमें जंगल के अंदर जाते वक्त तक इन डंडों के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम बुज़दिल और अंधविश्वासी नहीं हैं। कई बार हमारे साथ भयानक घटनाएं हुई हैं और उस दौरान आखिरी वक्त तक मुस्कुराते रहे हैं, लेकिन इस जंगल के चारों तरफ में फैले हुए माहौल को देखकर तो एक बार हमारी हालत भी बुज़दिलों जैसी हो गई। अगर पत्ता भी गिरता था तो हम चौंक कर चारों तरफ देखने लगते थे। जंगल पेड़ों और झाड़ियों से भरा हुआ था, जिसमें कीड़ों मकोड़ों की भरमार होनी चाहिए थी, मगर जंगल में 3-4 फरलांग चलने के बावजूद हमें ऐसा एक भी जानदार नज़र नहीं आया। वैसे ये बात हमारे लिए बहुत हैरत की थी। साथ ही हम बेफिक्र भी हो गए कि इन कीड़े मकोड़ों और सांप बिच्छुओं के न होने की वजह से हमारे लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा कम हो गया है। इसलिए हमने लकड़ियां फेंक कर रिवॉल्वर निकाल ली। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, वो रोशनी भी नामहसूस तौर पर दूर होती जा रही थी। यहाँ तक कि जंगल के 1 मील आगे आ जाने के बाद भी हमारे और रोशनी के बीच का फासला लगातार कायम रहा। ये देखकर हमारे दिलों में हैरत की जगह अंदेशे ने ले ली और रोशनी के रहस्य के खोज का जज्बा हमारे दिलों में ठंडा पड़ने लगा। अजीब रहस्य है कि कुछ कदम के फासले पर ज़मीन से अचानक ही चिंगारियां फूटते देखकर अब्बास की आवाज़ हलक में फंसकर रह गई। इसके साथ ही घबराकर हम भी कुछ कदम पीछे हट गए। मैं पहले ही कह रहा था कि ये खब्बीस आत्माओं का डेरा है, और हमें जुनैद की बात पूरी नहीं हुई थी कि उसी वक्त हमसे कुछ कदम के फासले पर ज़मीन से 2 बारूदी हवाइयों जैसी रोशनियां निकलकर तेज़ी के साथ उड़ती हुई आसमान में गुम हो गईं। ये देखकर हमारी हिम्मत जवाब देने लगी, और अभी हम आसमान की तरफ देख ही रहे थे कि और 2 लाल और सफ़ेद रोशनियां ज़मीन का सीना चीर करके सीटी जैसी आवाज़ पैदा करती हुई दूर कहीं जाकर हमारी नज़रों से ओझल हो गईं। इसके बाद हमारे लिए उस जगह पर ठहरना असंभव हो गया। आओ अब्बास, वापस चलें। ये कहकर मैं अपने साथियों को लेकर पीछे की तरफ तेज़ी से पलटा, लेकिन अभी हम कुछ कदम ही चले थे कि 10-12 आग के शरारे अलग अलग जगहों पर से ज़मीन का सीना चीरते हुए हमारे रास्ते में आ गए। ये 11-12 फीट ऊंचे थे। इनके निकलने का जो दायरा था, जो घेराव था, 2 या 3 इंच था, जो ऊंचाई पर पहुंचकर 6-7 फीट का फैलाव ले लिए थे। और ये आग बारूदी अनार से 100% मिलती थी। इस रोशनी ने जंगल को रोशन कर दिया था। लेकिन जो बात हमारे लिए बहुत हैरान कर देने वाली थी, वो ये थी कि 2 शरारे जो एक पेड़ के तने के बहुत ही करीब ज़मीन से निकल रहे थे, उनके पूरी तरह से रेंज में आने के बावजूद पेड़ के पत्ते और डालियां अपनी असल हालत में थीं। उनको किसी किस्म का मामूली नुकसान भी नहीं पहुंच रहा था। इधर चलो। मैं शरारों के बाईं तरफ से एक सुरक्षित जगह की तरफ झपटता हुआ बोला। अब हम सबको जंगल के भूतिया होने का पूरी तरह से यकीन हो गया था, इसलिए मेरे साथियों ने खामोशी से मेरी बात मानी। 15-20 कदम चलने के बाद हमने पलट कर देखा तो शरारे मध्यम होते जा रहे थे। ये देखकर हमें बहुत ही सुकून मिला, चूँकि हम जंगल में बहुत ही आगे निकल आए थे और जंगल के किनारे तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सा फासला तय करना था। ऐसी हालत में आगे हमारे लिए और ख़तरा होने की पूरी उम्मीद थी, इसलिए हम तेज़ी के साथ जंगल के किनारे की तरफ चल पड़े। लेकिन 15-20 कदम चलने के बाद ही हमारे रास्ते में ज़मीन से आग का एक फव्वारा फूट पड़ा, जिसकी बहती हुई आग देखते ही देखते हमारे सामने एक बड़े से एरिए में फैलकर हमारे रास्ते में रुकावट बन गई। और उस वक्त मैंने ख़ास तौर से ये बात नोट की कि आग के बहुत ही करीब होने के बावजूद हमें उसकी जलन महसूस नहीं हो रही थी। ये एक ऐसी घटना थी कि जिसका सामना अगर रुस्तम को भी होता तो डर कर पानी पानी हो जाता। इसलिए हमारे दिलों पर भी डर ने
अपना पूरी तरह से कब्जा कर लिया था और आग के लिक्विड को अपने चारों तरफ तेजी से फैलता हुआ देखकर हम बदहवासी में रास्ते का चुनाव किए बगैर जंगल के अंदरूनी हिस्से की तरफ दौड़ पड़े, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ यही एक सेफ रास्ता बाकी रह गया था। लेकिन जल्द ही ये रास्ता भी बंद हो गया और उस तरफ भी आग का दरिया ज़मीन के सीने से निकलकर मौजें लेने लगा। यहाँ पहुंचकर हम 3 तरफ से आग में घिर चुके थे, इसलिए हम आखिरी सुरक्षित रास्ते पर पूरी ताकत के साथ दौड़ने लगे। हमें इस तरफ भी आग के पैदा हो जाने का अंदेशा था, मगर हमारा अंदेशा गलत साबित हुआ और मैदान साफ देखकर हम एक सुरक्षित जगह की तरफ बेतहाशा दौड़ते रहे। इस अफरा तफरी में हमारी टॉर्चें और पिस्तौल भी ना जाने कहाँ गिर गए थे। उनके गिरने का हमें ख्याल भी नहीं होता अगर अंधेरे में पहुंचकर हम पेड़ों और झाड़ियों से न टकराने लगते। अंधेरे में एक बार तो मुझे इतने ज़ोर से ठोकर लगी कि मेरे दाएं पांव का नया जूता टूटने के अलावा पांव का अंगूठा भी शदीद तौर पर ज़ख्मी होकर चलने में बहुत ही तकलीफ़ देने लगा। मगर जान के डर से मैं उस तरफ ध्यान दिए बगैर अपने दोस्तों के साथ पूरी ताकत से दौड़ता रहा। अंधेरे की वजह से यहाँ पहुंचकर बिछड़ जाने के डर से हमने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए थे और ऐसी सूरत में हम बार बार पेड़ों से टकरा जाते थे। वैसे बारूदी हवाई जैसी रोशनियाँ अब भी ज़मीन के सीने से निकलकर आसमान की अथाह ऊंचाइयों में जाकर गुम हो रही थी, मगर पहले के मुकाबले अब उनकी संख्या इतनी कम हो गई थी कि उनकी रोशनी हमें रास्ता दिखाने में नाकाफ़ी थी। 1 घंटे तक लगातार दौड़ने या तेज़ रफ्तारी से चलने के बाद हम थकन से निढाल होकर जंगली भैंसों की तरह हाँफने लगे। पेड़ों से टकराने और कांटेदार झाड़ियों से उलझने की वजह से हमारे जिस्म घायल और कपड़े तार तार हो गए थे और कपड़े फट गए थे। न जाने हम कितनी दूरी तय करके जंगल के कौन सी जगह पर आ गए थे। इस वक्त अंधेरे में हमें रास्ते का चुनाव करना भी दुश्वार हो रहा था और हमें टॉर्चों की कमी बुरी तरह से खल रही थी। क्या किसी को वापसी का रास्ता मालूम है? मैंने अंधेरे में आंखें फाड़कर अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए मरे लहजे में पूछा। नहीं, मेरे साथियों की आवाज़ ने हमारे बीच फैली हुई मायूसी की फ़िज़ा को और भी बोझल कर दिया। भागो! करीब ही ज़मीन से आग का फव्वारा उबलते हुए देखकर ग़ुलाम रज़ा एक तरफ को दौड़ता हुआ चीखा और हम भी उसके पीछे दौड़ पड़े। चूँकि उस वक्त आग की रोशनी में हमें रास्ता साफ दिखाई दे रहा था, इसलिए हम पेड़ों और झाड़ियों से खुद को बचाते हुए दौड़ रहे थे। आग बहुत तेज़ी से फैल रही थी। कभी कभी तो हमारे रास्ते में भी आग के फव्वारे उबल पड़ते थे, जिनसे बचने के लिए हम बड़ी तेज़ी से अपना रास्ता बदल लेते थे। थोड़ी देर बाद हम जंगल के घने वाले हिस्से में दाखिल हो गए। यहाँ पेड़ एक दूसरे से इतने करीब थे कि उनकी डालियाँ और पत्तों ने एक दूसरे में उलझकर ऊपर एक हरी छत सी बना दी थी। इस जगह पर पहुंचकर हमारी रफ्तार सुस्त हो गई, क्योंकि यहाँ पेड़ ज़्यादा थे और एक दूसरे से इतने करीब थे कि उनके बीच से गुजरते हुए हम बराबर पेड़ों से टकरा रहे थे। थोड़ा फासला तय करने के बाद हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे सारे पेड़ हंसने लगे हों। अजीब खोखली और असाधारण सी हंसी। आवाज़ को सुनकर हम सहमी सहमी हुई नज़रों से चारों तरफ देखने लगे, मगर सिवाय पेड़ों के हमें कहीं कोई जानदार नज़र नहीं आया। अभी हम आवाज़ों के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी कई आग की नदियों को, जो ज़मीन के अलग अलग जगहों से निकलकर चारों तरफ तेज़ी के साथ फैल रही थीं, अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर हमारे बेजान कदमों में हरकत पैदा हुई और हम एक सुरक्षित जगह की तरफ दौड़ने लगे। और बिछड़ने के अंदेशे से वैसे तो हमारी शुरू ही से एक दूसरे के करीब रहने की कोशिश रही थी, मगर इस जगह पर जहाँ न सिर्फ आग हमारी राह में रोड़ा थी, बल्कि पेड़ों की दीवारें भी हमारे लिए एक परेशानी वाला मसला बन गई थी। हम एक दूसरे से बिछड़ ही गए और अफसोस कि उसके बाद इकट्ठा होने की कोई कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। अपने दोस्तों से जुदा होने के बाद मैं न जाने कितनी देर इधर उधर भटकता रहा,
ज़मीन की ठोकरों और पेड़ों की टक्करों ने मुझे सर से पैर तक घायल कर दिया था। थकन और तकलीफ़ की वजह से उस वक्त मेरी हालत किसी ऐसे शराबी से मिलती हुई थी जो बहुत ज़्यादा पी जाने की वजह से कदम कदम पर डगमगा रहा हो, कि तभी अब्बास की दर्दनाक चीख की आवाज़ सुनकर मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे किसी ने बहुत ही बेरहमी से ज़बह कर दिया हो। उस वक्त दुनिया मेरी आंखों में नाच गई और मैं आवाज़ की तरफ बेतहाशा दौड़ पड़ा। पेड़ों से टकराकर कई बार जख्म खाने के बाद मैं जल्द ही उस जगह पर पहुंच गया जहां अब्बास एक छोटे से मैदान में चित पड़ा हुआ था। मेरी ही तरह उसके जिस्म के भी बहुत से हिस्से घायल थे, जिनसे बहने वाला खून उसके कपड़ों पर जगह जगह जम गया था। उसकी आंखें बाहर निकल आई थीं और चेहरा डरा हुआ था। डर की शिद्दत ने उसकी आत्मा को जिस्म की कैद से आज़ाद करके उसे मौत की नींद सुला दिया था। उससे कुछ फीट के फासले पर उसके चारों तरफ आग के शोले भड़क रहे थे और आग में सफ़ेद धुएं के 10-12 साए नाच रहे थे। इस घटना ने, इस हादसे ने मेरे दिल को छलनी कर दिया। अचानक मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला, लेकिन अफसोस कि मेरा बदनसीब दोस्त मेरे इन आंसुओं की पहुंच से बहुत दूर जा चुका था। जुनैद और गुलाम रज़ा की फ़िक्र ने जल्द ही मुझे खुद पर काबू पा लेने पर मजबूर कर दिया और मैं अपने सबसे प्यारे दोस्त की लाश पर अलविदाई नज़रें, आखिरी नज़रें डालकर उसके चारों तरफ नाचती हुई उन जहन्नुमी आत्माओं को एक नज़र देखा जो मुझे देखकर ठहाके लगाने लगी थीं। और ये आवाज़ें हू बहू पेड़ों की हंसी की उन आवाज़ों से मिलती हुई थी जो कुछ देर पहले ही मैंने सुनी थीं और कुछ ही देर पहले गायब हो गई थीं। खबीस आत्माओं को अपनी तरफ देखते और ठहाके लगाते देखकर मेरी हिम्मत उस जगह पर और ठहरने की ना हो सकी और मैं जुनैद और गुलाम रज़ा की तलाश में पागलों की तरह चल पड़ा। अब्बास की मौत ने मुझे अधमरा और दीवाना कर दिया था। कमज़ोरी की वजह से मेरे पाँव डगमगाकर बार बार ठोकरें खा रहे थे और जुनैद और गुलाम रज़ा को आवाज़ें दे देकर मेरा गला भी शदीद तौर पर दर्द करने लगा था। न जाने मैं कितनी देर तक पेड़ों से टकराता हुआ इधर उधर फिरता रहा कि एक बार ठोकर लगने से मैं किसी नरम सी चीज़ पर ढेर हो गया और फिर जब उठने से पहले उस चीज़ पर मेरी नज़र पड़ी तो मेरे गले से खुटी खुटी सी चीख निकल गई और मैं उस चीज़ से लिपटकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, जो मेरे दूसरे बदनसीब दोस्त जुनैद की लाश थी। दूसरा हादसा मेरे लिए बहुत ही दर्दनाक था। अगर इन हादसों की खबरें मुझे ईरान में मिलती तो मैं पागल हो जाता या उनको सुनकर इतना अधमरा हो जाता कि एक लंबे अरसे तक बीमार होकर बिस्तर से नहीं उठ पाता। मगर ये मेरा घर नहीं, बल्कि एक भयानक भूतिया जंगल था जहाँ कुछ लम्हे में मौत का फरिश्ता मुझसे मेरे 2 बेहतरीन दोस्तों को छीन चुका था और जहाँ मेरे चारों तरफ मौत मंडला रही थी और जिसमें मुझे अपने तीसरे और आखिरी दोस्त को तलाश करना था। जुनैद की लाश पर आंसू बहाने के थोड़ी देर बाद गुलाम रज़ा की तलाश में बिजी हो गया। धीरे धीरे आग सर्द पड़ती जा रही थी और अंधेरे में मेरे लिए गुलाम रज़ा की तलाश का काम मुश्किल हो गया था। मगर पेड़ों से बार बार टकराने के बावजूद मैं अपने आखिरी दोस्त को पूरी शिद्दत के साथ तलाश कर रहा था। लेकिन गुजरते हुए वक्त के साथ साथ मेरे दिल में गुलाम रज़ा की तरफ से भी अब मायूसी पैदा होती जा रही थी। 4 बजे मैंने जंगल में दाखिल होने के बाद पहली बार घड़ी में वक्त देखा। कुछ जगहों को छोड़कर इस वक्त हर तरफ की आग ठंडी हो चुकी थी। गहरे सन्नाटे और बढ़ते हुए अंधेरे ने जंगल को बहुत ही भयानक बना दिया था, जिसकी वजह से मेरा डर बढ़ता जा रहा था और मेरी दिली ख्वाहिश थी कि आग एक बार फिर भड़क कर सुबह तक के लिए जंगल को रोशन कर दे। गुलाम रज़ा को आवाज़ देते देते मेरा गला इतनी शिद्दत से दर्द करने लगा कि मैं चुप हो गया था। एक जगह पर रोशनी देखकर मैं सिर्फ इस उम्मीद पर उसकी तरफ तेज़ी के साथ बढ़ा
कि शायद गुलाम रज़ा उसके करीब कहीं नज़र आ जाए। और जब मैं ये उम्मीद लिए उस रोशनी के करीब पहुंचा, तो आग के करीब ही अपने आखिरी साथी की लाश को पड़ा हुआ देखकर मुझ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। गुलाम रज़ा की मौत मेरे लिए एक बहुत बड़ा हादसा थी। सिर्फ एक रात में ये तीसरा गहरा ज़ख्म था जो मैंने अपने दिल पर खाया था। इसलिए गुलाम रज़ा को मौत की नींद सोता देखकर मैं पागलों की तरह लाश की तरफ दौड़ा, मगर उसके करीब पहुंचने से पहले ही एक पेड़ के तने से टकराकर ज़मीन पर गिर पड़ा। और बेहोश होने से पहले मुझे ऐसा लगा जैसे बहुत से अनदेखे हाथ मेरा गला घोंट रहे हों, और हंसी की वही आवाज़ जो मैं पहले भी सुन चुका था आ रही थी। इसके बाद मुझे होश नहीं रहा। सुबह 10 बजे मुझे होश आया तो मैंने खुद को अपने टेंट में फोल्डिंग पलंग पर पाया। इस वक्त मेरा ड्रेस चेंज करके मेरे ज़ख्मों की मरहम पट्टी कर दी गई थी। मेरे पलंग के दाईं तरफ चादर के फर्श पर सरदार खालिक जोमो के साथ गांव के सारे लोग बैठे हुए मेरी तरफ अफसोस और हमदर्दी भरी नज़रों से देख रहे थे। उनके पीछे हमारे मज़दूर भी दुखी खड़े थे, और मेरे बाईं तरफ कुछ फासले पर मेरे तीनों दोस्तों की लाशें फोल्डिंग पलंगों पर रखी थीं। लाशों को देखकर मैं वहशतज़दा इंसानों की तरह उठकर बैठ गया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे रोता हुआ देखकर खालिक जोमो और उसके साथी मेरी हमदर्दी करने लगे, लेकिन उस वक्त उनकी हमदर्दी भी मेरे दिल के ज़ख्मों को भरने में असमर्थ थी, क्योंकि मेरे सामने उन लोगों की लाशें थीं जो एक रात पहले अपनी पूरी सेहतमंदी के साथ मेरे हर दुख सुख में साथ थे, और जो पिछली रात छोटे से वक्त में मुझसे दोस्ती का रिश्ता तोड़कर अब इतनी दूर जा चुके थे कि मेरी मौत ही इस फासले को ख़त्म कर सकती थी। मैं इस सदमे से इतना निढाल हो चुका था कि उस वक्त किसी से भी बात नहीं कर सका। अलबत्ता मेरे दोस्तों के कफन दफन के दौरान सरदार की ज़बानी जो बातें मुझे मालूम हुई वो ये हैं कि जब सुबह तक हमारी वापसी नहीं हुई तो हमारे मज़दूरों ने सरदार के पास जाकर इस घटना की खबर कर दी थी। इसलिए सरदार ने अपने इंसानियत के जज्बे के तहत जंगल के भूतिया होने के बावजूद और उससे डरे होने के बावजूद गांव के कुछ दिलेर नौजवानों के साथ जंगल में दाखिल होकर हमें तलाश कर लाया था। फिर कैंप में लाने के बाद मेरी मरहम पट्टी करके ड्रेस चेंज कर दिया गया था। गांव वाले जो जंगल के भूतिया होने से इतना डरे हुए थे कि शाम से पहले ही अपने घरों में घुसकर सूरज निकलने के बाद ही घर से बाहर निकलते थे, सिर्फ हमारी सलामती के लिए उन्होंने जंगल में दाखिल होकर खुद को ख़तरे में डाला था। इसलिए उनका ये खुलूस, ये व्यवहार मेरे दिल पर हमेशा के लिए छप गया। लीबिया में मेरा काम पहले ही ख़त्म हो चुका था। दोस्तों की मौत ने मुझे अकेला और तन्हा करके खुद से भी बेगाना कर दिया था। इसलिए मैं फ़ौरन ही ईरान रवाना हो जाना चाहता था, लेकिन मेरे कुछ ज़ख्म बहुत गहरे थे जिसकी वजह से मैं सफ़र नहीं कर सकता था। इसलिए मुझे इस जगह पर 3 दिन और रुकना पड़ा। इसी बीच खालिक जोमो और कोतारा के सारे लोग दिन रात मेरे करीब रहकर मेरी खिदमत और हमदर्दी करते रहे, और जब चौथे दिन मैं उनसे विदा होने लगा तो सारे लोग उदास चेहरों और नम आँखों के साथ मुझे अलविदा कह रहे थे। 5वें दिन जब मैं ईरान जा रहा था तो मेरे पास एक बेमिसाल कहानी मौजूद थी जिसकी कीमत मुझे अपने 3 प्यारे दोस्तों की जान की सूरत में अदा करनी पड़ी थी। ऐसे दोस्तों की जिन्हें मैं ज़िंदगी के आखिरी दिन तक भूल नहीं सकूँगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।